कैसे पता चलेगा? सीजन लेवल से सर। यस बिल्कुल, हम लोग उससे पता चले करेंगे। और कुछ और भी है जो हम लोग ऐसे ही पता कर लेते हैं कि है कि नहीं। जैसे हम एग्जांपल मान लीजिए कि डीजल का स्टोरेज टैंक है, स्वाभाविक है ना कि वहां पे आग लगने का खतरा होगा। यस सर। बोलिए, तो आपको कहीं से यदि लगता है ना कि यहाँ पे हैजार्डियस एटमॉस्फेयर हो सकता है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है? कन्फाइंड स्पेस परमिट लगा देना है। किसी को कोई डाउट? नहीं सर। छूटता है देखता है देखा बे पहले बार पूरा लागत नहीं थे उदा का पता कब के हां भैया फेविकिट गिरल फेविकिट के हई हटा चले को ऊपर से बने आगे बढ़ते हैं। जरा गौर में कुछ धरती तो आगे है वो अगले इनग्लूफमेंट हैजार्ड्स। ध्यान से देखिएगा, इनग्लूफमेंट हैजार्ड यानी कि आप जिस प्लेस में इंटर कर रहे हो वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, राइट? चारों तरफ से घिरा हुआ है। जैसे मान लीजिए आप किसी टैंक में इंटर हुए, तो टैंक में इंटर हुए तो चारों तरफ से दीवार है, कहीं से कोई सांस लेने का, कोई भी वेंटिलेशन का, कोई भी हवा का आदान प्रदान का व्यवस्था नहीं। चारों तरफ से घिरा हुआ क्षेत्र, उसको भी हम लोग किस में कंसीडर करेंगे? कन्फाइंड स्पेस। उसके बाद है कॉन्फ़िगरेशन हैजार्ड्स। अब देखिए, अब वहां पे क्या होता है, समझिएगा बात। कोई कन्फाइंड स्पेस है, अब वहां पे आपको ऐसा लग रहा है कि हम वेल्डिंग का कार्य करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होता है? विन्यास हम लोग बोलते हैं। कोई वेल्डिंग का कार्य करेंगे और वहां पे है पहले से एलपीजी, फट देना पकड़ लेगा, रिएक्शन हो जाएगा। ऐसा कुछ है क्या? तो मैंने काहे ना करे नया काम करेंगे, कुछ नया प्रॉब्लम चालू हो जाएगा। पहले से कोई ऐसा गैस है जिसको पानी मिला इमीडिएट वो नया टॉक्सिक गैस बना देगा। तो ये भी आपको देखना है ऐसा कुछ है क्या वहां। यदि वैसा कुछ है तो भी वहां पे परमिट लगेगा। और कॉन्फ़िगरेशन में और देख सकते हैं हम कि आपको देखना है कि कौन सा दो काम एक साथ नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई केमिकल है, उस केमिकल में जो उसका कंपैटिबिलिटी चार्ट होता है कि ये दो केमिकल एक साथ नहीं रख सकते। जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि ऑक्सीजन और फ्यूल एक साथ नहीं रख सकते, दोनों रहेगा मुश्किल करेगा। ऐसा कुछ है क्या? या मान लो आप फ्लशिंग करने वाले हो, नॉट फ्लशिंग, फ्लशिंग, और उसमें एयर फ्लशिंग करने वाले हो और पूरा फ्लेमेबल गैस है और मेटल से कर रहे हो, उसका ब्लास्टिंग शुरू हो गया, अब उसमें क्या होगा? स्पार्क निकलेगा, फायर पकड़ लेगा। तो आपको थोड़ा सुनिश्चित करना पड़ेगा राइट कि क्या वहां पे परिस्थिति है, किस टाइप का वहां पे माहौल है और क्या हम उसमें कार्य कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड सीरियस हैजार्ड्स या अन्य कोई खतरा है जो सीरियस है और जो गंभीर करवा सकता है, तो वैसे केस में आपको कन्फाइंड स्पेस परमिट लेना पड़ेगा। जवाब क्या है? फिर से, यदि आपको लगता है कि हैजार्डियस एटमॉस्फेयर है तो परमिट लगेगा, नहीं है तो ठीक है। या इनग्लूफमेंट हैजार्ड्स, गिरावदार क्षेत्र है, परमिट लगेगा। कॉन्फ़िगरेशन हैजार्ड्स, परमिट लगेगा। या अन्य कोई सीरियस हैजार्ड है तो उस केस में भी परमिट लगेगा और आपको परमिट लेकर के ही कार्य करना है, राइट? और इन सबका जवाब होता है नो, तो कन्फाइंड स्पेस परमिट नहीं लगेगा और नॉर्मल वर्क परमिट लेके काम कर सकते हैं। क्या अंतर होता है कन्फाइंड स्पेस परमिट में और नॉर्मल वर्क परमिट में? बात ऐसा है कि यदि कन्फाइंड स्पेस को डिक्लेयर हो जाएगा तो ऐसे केस में वहां पे ऑक्सीजन लेवल चेक करना पड़ेगा, टॉक्सिक गैस का लेवल चेक करना पड़ेगा, फ्लेमेबल गैस का लेवल चेक करना पड़ेगा, सब कुछ चेक करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग वहां पे कार्य करवा सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। यस, हैंड रेस हुआ है, कोई प्रश्न है? बोलिए।
नहीं लिए तो नुकसान ये है परमिट लेने और नहीं लेने में। परमिट क्या है? परमिट एक सेफ वे हो गया कार्य करने का। अब उदाहरण आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको कन्फाइंड स्पेस परमिट लेना है। अब आपका प्रश्न है कि नहीं लेंगे तो क्या नुकसान है। अब कन्फाइंड स्पेस परमिट नहीं लेंगे, सीधे जाके आप अंदर कार्य करना स्टार्ट करेंगे और मान लीजिए वहां पे ऑक्सीजन की कमी है, तो फिर आप क्या करेंगे? जान चला जाएगा वहां पे ऑक्सीजन के अभाव में। तो कहा जाता है कि परमिट लेंगे तो ये सब चीजें पहले चेक होगी, राइट? कि क्या ऑक्सीजन लेवल वहां पे सही है? यस, सही है तो आदमी को जाने दिया जाएगा, नहीं है तो मना किया जाएगा। क्या टॉक्सिक गैस लेवल है, टॉक्सिक गैस की उपस्थिति है, तो आपको वहां नहीं जाने दिया जाएगा, और नहीं है चाहिए। तो चेक करने का पर्पस ये होता है, परमिट लेने का पर्पस, कि क्या वह कार्य क्षेत्र जहां के लिए परमिशन मांग रहे हैं वो कार्य करने के लिए सुरक्षित है या नहीं है। यदि कार्य करने के लिए सुरक्षित है तो ऐसे केस में परमिट इशू किया जाता है, और नहीं है तो पहले उसमें सुधार करने का प्रयास किया जाता है, तो परमिट इशू किया जाता है। समझ में आएगा? यस, देखो लिखित प्रमाण तो है ही, वो सब तो है जिम्मेदारी की बात, लेकिन मूलभूत आधार ये है कि हमको वास्तविक स्थिति को पता भी करना है कि वहां पे क्या परिस्थिति बनी हुई है। जैसे मान लीजिए भले हम परमिट दे दिए, अब जिम्मेदारी ले लिए और आदमी को कुछ हो भी जाएगा, क्या किया जा सकता है? ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए हमको मार दिया जाएगा तो जो मर गया वो जीवित हो जाएगा। तो इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कार्य है। आपको परमिट लेन देन करने का पहले सोचना है, देखना है, परखना है, और बार बार बोला जाता है कि बिना चेक किए बिना देखे परमिट नहीं देना है। आप किसी को परमिट दे रहे हो तो आप कार्य क्षेत्र पे जाइए और ये सुनिश्चित कीजिए कि क्या हम परमिट दे सकते हैं, यहाँ पे माहौल ठीक है, सुरक्षित है, तभी आप परमिट देते हैं, नहीं तो परमिट नहीं। तो परमिट का मूल क्या है? लीगल डॉक्यूमेंट तो है ही, लेकिन हम चेकलिस्ट उसमें रहता है, सब चेक भी करते हैं कि क्या यह स्थान कार्य करने के लिए है या नहीं। क्लियर है रुपेश? यस, तो परमिट लेना इसीलिए अनिवार्य है। चलिए अब कुछ आपको फोटोग्राफ दिखाते हैं, देखिए कन्फाइंड स्पेस का, आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, ये कंस्ट्रक्शन का कन्फाइंड स्पेस है। ये टैंक बना दिया, छोटा सा इसमें मुंह है। अब इसमें सोचिए, इस ओपनिंग के वजह से इस माउथ जो इसका है, इसमें आसानी से अंदर जा सकते हैं? नहीं जा सकते, सीढ़ी लगा के जाना पड़ रहा है, आपको लीडर इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अंदर तो क्या होगा आप समझ ही सकते हो, हवा का तो आदान प्रदान होगा नहीं, अंदर पूरी तरह से बंद है। तो ये कन्फाइंड स्पेस है। उदाहरण के लिए ऐसे स्पेस कन्फाइंड स्पेस में कंसीडर होते हैं। ये देखिए यूटिलिटी साइट, यहाँ पे क्या है? अंदर जाने में रिस्क है, अंदर जाओगे तो पहले चेक करके जाना है, ऊपर से कटआउट ओपनिंग है। ये क्या है? लिमिटेड एक्सेस, चारों तरफ से बंद है, सीढ़ी लगा के आपको जाना है, कन्फाइंड स्पेस है, अंदर प्रॉब्लम हो सकता है। ये क्या है? कन्फाइंड स्पेस है, लिमिटेड एक्सेस, कोई चारों तरफ से बंद सील दिख रहा है, सीढ़ी लगा के आपको अंदर आना है, कन्फाइंड स्पेस। ये क्या है? कन्फाइंड स्पेस है। इमरजेंसी लाइटिंग रूम है, अंदर में बॉटम में है, पूरी तरह से बंद है, कन्फाइंड स्पेस है। और भी यहाँ पे हजार है, आप देख सकते हो, जैसे कपड़ा रखा हुआ है, कन्फाइंड स्पेस से हट के बात करें, यहाँ पे कुछ बकेट दिख रहा है, हेलमेट दिख रहा है, हाउस कीपिंग ठीक नहीं है, और थिंग रेडिस रेक से कनेक्ट किया है, ये सब यहाँ पे प्रॉब्लम है। बहुत सारे और भी इशू दिख रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पे भी सेम स्टोरी है। यस, हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। बिल्कुल, मल्टी गैस डिटेक्टर होता है, उससे अपना है तभी आपको अलाउ करना है, आगे मिलेगा आपको दिखने। बिना मल्टी गैस डिटेक्टर के आप अंदर अलाउ नहीं कर सकते, गैस लेवल चेक करना होता है तभी आप अलाउ करेंगे, राइट? यस, यहाँ पे देख सकते हैं इमरजेंसी लाइटिंग रूम,
लेकिन यहाँ की स्थिति बहुत खराब है। भले इमरजेंसी रूम है, हम थोड़ा आउटसाइड निकले, यहाँ पे कुछ जला हुआ मटेरियल है, केबल है, सफाई का आइटम है, कॉलिन का डब्बा है, ऑयल है, कपड़ा है, ऐसा नहीं रखना है। ये बहुत बेकार स्थिति है, फायर का हाई चांसेस है, लेकिन कन्फाइंड स्पेस है। यहाँ पे देखेंगे ये कन्फाइंड स्पेस है, ऊपर से आपको नीचे जाना है, कोई खिड़की दरवाजा नहीं दिख रहा है, तो ये कन्फाइंड स्पेस का उदाहरण हो सकता है। ये देखिए, अच्छा हाँ, आपका जो रूम है ना, उसका खिड़की दरवाजा चारों तरफ से पूरा सील कर दिया, तो भी कन्फाइंड स्पेस में बदल गया। अब उसके पास जाने का रास्ता ही नहीं है। सिर्फ एक ये मापदंड नहीं हो सकता है, और भी कई मापदंड हो सकता है, सिर्फ एक नहीं बोल सकते। मतलब ऐसा बोल सकते आप कि जहां पे आसानी से जाना आना नहीं कर सकते, पहला, जो लगातार काम करने के लिए नहीं बना हुआ हो, ऐसा प्लेस जो लगातार कार्य करने के लिए नहीं बना हो, जहाँ पे टॉक्सिक गैस की उपस्थिति हो सकती है, फ्लेमेबल गैस की उपस्थिति हो सकती है, राइट, एक्सप्लोसिव गैस हो सकता है, राइट, ये सब कन्फाइंड स्पेस हो सकते हैं। तो इसमें से कोई भी एक लागू पड़ेगा, कन्फाइंड स्पेस हो जाएगा, राइट। तो देखिए, तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे जो हमने आपके सामने स्लाइड लाया है कि आपके नॉर्मल जो रूम है, नॉर्मल दरवाजा है, इसको भी यदि वो सील करेगा, पैक करेगा, तो भी ये कन्फाइंड स्पेस में कंसीडर हो जाएगा, क्योंकि आप देख पाएंगे यहाँ पे कि आने जाने का रास्ता रिस्ट्रिक्टेड कर दिया, गैस भी नहीं आएगा, हवा का आदान प्रदान भी नहीं होगा, तो ऐसे केस में कन्फाइंड स्पेस में कन्वर्ट हो जाएगा। यस, कोई सवाल है किसी का? देखिए, रिक्वायरमेंट ये कहता है यदि आप 4 फीट से ज्यादा खुदाई करते हो, सुनिएगा मेरे वर्ड को ध्यान से, 4 फीट से ज्यादा आप खुदाई करते हो, तो वो एरिया कन्फाइंड स्पेस में कन्वर्ट हो सकता है, ये नहीं हो ही जाएगा, हो सकता है। आपको चेक करते रहना है, जैसे लगेगा कन्फाइंड स्पेस से आप लागू कर देंगे। हो सकता है कि आप 10 फीट खोदते हैं तो कन्फाइंड स्पेस नहीं होगा, और हो सकता है 5 फीट में ही कन्फाइंड स्पेस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए एक्सकैवेशन कर रहे हैं, तो कहा जाता है कि 4 फीट से नीचे जाएंगे तो कन्फाइंड स्पेस होने की संभावनाएं हो सकती है। तो ऐसे केस में क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए आपने 7 फीट खुदाई किया और कोई व्यक्ति आपको रिपोर्ट किया कि सर हमको घुटन महसूस हो रहा है, चक्कर जैसा आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप बोलेंगे बाहर आइए और आप चेक कीजिए आपका कंडीशन, मतलब ऑक्सीजन लेवल चेक कीजिए, टॉक्सिक गैस लेवल चेक कीजिए, फ्लेमेबल गैस लेवल चेक कीजिए। इस सब में यदि कुछ किसी गैस की उपस्थिति मिलती है तो कन्फाइंड स्पेस हो जाएगा, नहीं मिलती है तो कंटिन्यू होगा। तो 4 फीट से आगे जाने पे कन्फाइंड स्पेस में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन हो ही जाएगा ऐसा नहीं बोल सकते। समझ रहे हो ना बात? yes. लेकिन ये ध्यान रखना होता है कि 4 फीट से नीचे जा रहे हैं, अब कन्फाइंड स्पेस हो सकता है। अब देखिएगा, पोटेंशियल हैजार्ड इन कन्फाइंड स्पेस, तो संभावित खतरा क्या क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले है ऑक्सीजन डिफिशियंसी, यानी सबसे बड़ा रिस्क जो है ना कन्फाइंड स्पेस में, वो है ऑक्सीजन की कमी होना, जो सबसे बड़ा रिस्क है। और ऑक्सीजन की कमी होना या ज्यादा होना दोनों ही रिस्की है। तो ये प्रश्न एक बन रहा है, आप याद रखेंगे कि कन्फाइंड स्पेस में ऑक्सीजन परसेंटेज कितना होना अनिवार्य है। तो जवाब आपके सामने है 19.5 से 23.5, इतना ऑक्सीजन लेवल होना जरूरी है, याद रखिएगा आप। 19.5 से 23.5, यस। आप बात को समझेंगे, कई सारे कारण हो सकते हैं, कमी होना हो सकता है, टॉक्सिक गैस की उपस्थिति भी हो सकता है, फ्लेमेबल गैस की उपस्थिति हो सकता है, कॉम्बस्टेबल गैस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। अब जैसे उदाहरण मैं आपको बता दूं, आप मान लीजिए खुदाई कर रहे हैं, तो खुदाई कर रहे हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, तो ये समस्या हो गया। हो सकता है अंदर मेथेन मिल गया तो कॉम्बस्टेबल गैस हो गया ना, तो भी एक प्रॉब्लम है।
हो सकता है अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, तो भी एक प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम सभी पहलू को ध्यान रखेंगे। तो इस स्लाइड को पढ़ेंगे तो आपको, मुझे उम्मीद है जवाब आपको मिल जाएगा। क्या कहता है यहाँ कि सबसे पहला रिस्क क्या रहता है कन्फाइंड स्पेस में? ऑक्सीजन की कमी है ज्यादा। इस स्लाइड को पर्टिकुलर जो है ना बहुत अच्छे से समझना है, एक एक वर्ड को समझना है, और कोई डाउट होगी तो पूछना है। ऐसे ठीक से देखेंगे तो ये एक एक वर्ड आपको जान पहचान के लगेंगे। ऐसा नहीं कि कोई नहीं जानते हो, पहले से आप जो पढ़े हो, रेगुलर में पढ़ के आए हो 9th 10th 11th में, फिर भी कोई डाउट होगी तो आप पूछेंगे। राइट, मेरी आवाज सभी को मिल रही है ना अच्छे से? जी सर। यस। और बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं ना हो रही है? नहीं सर। वेरी गुड। यस, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीजन डिफिशियंसी। तो ऑक्सीजन डिफिशियंसी कब होगा? जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लेवल जो है 19.5 के नीचे आएगा या 23.5 के ऊपर जाएगा। तो ये दोनों ही लिमिट आप याद रखिएगा, प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला, बिना ऑक्सीजन का हम 1 मिनट जीवित नहीं रह सकते, इमीडिएट बेहोश होकर डेथ हो जाएगा। दूसरा, और हम आपको सिखाएंगे कि कितना ऑक्सीजन कम होगा तो क्या होगा, पहचान में भी आएगा। कॉम्बस्टिबल्स, मेथेन हो सकता है अंदर। मेथेन कहाँ मिलेगा? ज्यादातर माइंस वगैरह में खुदाई होता है मेथेन। हाइड्रोजन गैस मिल सकता है, एसिटिलीन मिल सकता है, प्रोपेन मिल सकता है, गैसोलीन फ्यूम्स मिल सकता है। मतलब ये कुछ नाम दिया गया है 4-5 गैस, और भी फ्लेमेबल गैस मिल सकते हैं, लेकिन ये कुछ नाम दे दिए गए। तो पहला हम बताए ऑक्सीजन और दूसरा कॉम्बस्टिबल्स। राइट, कॉम्बस्टिबल्स गैस मिल सकते हैं। और तीसरा, टॉक्सिक मटेरियल्स मिल सकता है या टॉक्सिक गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड CO मिल सकता है, हाइड्रोजन सल्फाइड मिल सकता है, वेल्डिंग फ्यूम्स, केरोसिन, ये सब अंदर में मिल सकते हैं। याद रखिएगा, ये सब आइटम अंदर में आपको मिलने का पूरा संभावनाएं रहता है। कार्बन मोनोऑक्साइड आ रहे भैया, उसके बाद हम आ रहे हैं। तो ये टॉक्सिक मटेरियल्स मिलने का संभावना है। तो ये 3 पार्ट हो गया, ऑक्सीजन की कमी होना, कॉम्बस्टिबल्स गैस मिलना और टॉक्सिक मटेरियल्स होना। अब चौथा है इलेक्ट्रिसिटी। ये हैजार्ड है। कैसे हैजार्ड है? अब मान लीजिए कोई बड़ा सा आप मशीन में अंदर गए हैं, राइट। अब एक छोटा सा उदाहरण समझ लो, जो आपके घर में मसाला पीसने वाली मशीन है, उसको नहीं लो, उसको अगला में लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए कोई बड़ा सा इक्विपमेंट है, उसमें एजिटेटर या कुछ ऐसा लगा हुआ है, पावर सप्लाई अंदर जा रहा है, और जैसे ही आप अंदर गए और पावर सप्लाई कोई बाहर से चालू कर दिया, तो आपका अंदर क्या हाल होगा? किसी टैंक में आप हो और पावर सप्लाई बाहर से दे दिया, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा ना। तो इलेक्ट्रिसिटी एक हैजार्ड है कि आप किसी कन्फाइंड स्पेस में आप अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो बिजली की सप्लाई को पूरी तरह से ऑफ करना है, उसके बाद ही अंदर जाना है। क्लियर है भैया? पावर सप्लाई को पूरी तरह से ऑफ करना है, उसके बाद ही अंदर जाना है। और इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ एक और मामला है, मैकेनिकल हैजार्ड। तो जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि आपके घर में जो मसाला पीसने वाला मशीन है, वो किस पे चलता है? बिजली पे चलता है। और वैसे ही मशीन एक बड़ा सा प्लांट में हो और आप अंदर गए हो और उस मशीन को किसी ने ऑन कर दिया, तो क्या होगा? आपका चटनी बन जाओगे। तो मिक्सर्स, अब और उदाहरण ले लो ना, जो देखो खिचड़ी मत पकाओ, बात जो हो रही है उस पर ध्यान देना है, बाद में हम आएंगे लोग। अभी यहाँ पे सिर्फ मैकेनिकल हैजार्ड की बात हो रही है, उसको पहचानना है। तो मैकेनिकल हैजार्ड में क्या है? मिक्सर्स है, क्रशर्स है। मिक्सर्स कुछ घूमने वाला एजिटेटर या ऐसा कुछ लगा हुआ है जो घूम जाएगा और आप अंदर हो, वो आपको कट कर देगा, तोड़ देगा, मरोड़ देगा, कुछ ऐसा कर देगा। तो ये हो गया मिक्सर। जैसे घर में आपके मिक्सर होता है, प्लांट में बड़ा बड़ा हो सकता है। या और दूसरा उदाहरण ले लो, जब आपके घर के आसपास में ढलाई वगैरह होता है, फ्लोरिंग का काम होता है, तो मिक्सर मशीन आता है जिसमें सीमेंट बालू गिट्टी डाल के घुमा घुमा के मसाला बनाते हैं। उसमें आपको डाल दिया जाएगा तो क्या होगा?
उलट पलट के आपको तोड़ देगा घुमा घुमा। तो उसमें नहीं जाना है। यदि अंदर जाना है काम करने तो पहले पूरी तरह से मशीन को बंद करना है, तब जाना है। आप मिलर देखे होंगे, कंक्रीट लेके आता है बड़ा बड़ा, घूमते रहता है धीरे धीरे, अंदर जाना पड़ता है, कंक्रीट जाम हो जाएगा तो साफ करने के लिए। तो जब कंक्रीट साफ करने जा रहे हो, कुछ करने जा रहे हो, तो पूरी तरह से मशीन को आइसोलेट करना है, बंद करना है, तब जाना है। और प्रेशर सिंपल सा बात समझ लीजिए, 2-3 जगह आपको मिलेगा। एक तो पावर प्लांट में जाओगे तो कोयला को तोड़ने के लिए प्रेशर होता है। प्रेशर का मतलब सिंपल सा समझ लो, देसी में वर्ड, घर में जो जाता होता है ना, हो सकता है आप नहीं देखे होंगे, अभी भी कई घर में है, जो उससे तो प्रेशर कैसा है, जैसे घर में भी था ना, दाल वगैरह को फोड़ा जाता था, जाता में डाल दीजिए, घुमाइएगा, फोड़ के निकाल देगा। तो प्रेशर भी वैसे ही बड़ा बड़ा होता है, पत्थर को तोड़ के, जो आपके घर में एग्रीगेट्स आता है, मतलब जो गिट्टी जिसको बोलते हैं, तो एग्रीगेट्स को तोड़ने के लिए प्रेशर का इस्तेमाल होता है। कोयला को पीसने के लिए इस्तेमाल होता है। या आप और उदाहरण ले लो ना, जो आपका गेहूं पीसने की मशीन है, डाल दो, दोनों तरफ से पत्थर आता है, रगड़ के सत्तू बना के निकाल देगा। अब उसमें आप जाओगे तो क्या होगा? यस, तो यहाँ पे समझिएगा, ये जितना हैजार्ड है ना, सब के सब कन्फाइंड के, राइट, ध्यान दीजिएगा। फिर से एक बार हम आपको रिपीट कर देते हैं। पहला खतरा रहता है ऑक्सीजन की कमी होना। आप अक्सर देखते हैं शहरों में, कोई नाला साफ करने गया, दम घुटने के कारण डेथ हो गया। ये पहला खतरा, ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। उसके बाद कॉम्बस्टेबल्स, हो सकता है कि अंदर कुछ जलने वाला मटेरियल मिल जाए, मीथेन, हाइड्रोजन, ये सब आग लगने वाला मटेरियल है, ये मिलने की संभावनाएं हो सकती है। टॉक्सिक मटेरियल्स यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब मिल सकता है। टॉक्सिक मटेरियल क्या है? जहरीला गैस, ये सब जहर की तरह है, सांस लोगे अंदर जाएगा, आपको बेहोश कर देगा, और क्या क्या कर देगा आगे हम बताएंगे, क्या क्या कर देगा। और इलेक्ट्रिसिटी, यदि बिजली से चलने वाला उपकरण है और अंदर आप गए और चालू हो गया, आपको जान ले लेगा। तो पावर सप्लाई पूरी तरह से काटना चाहिए अंदर जाने के पहले। और मैकेनिकल हैजार्ड्स में मिक्सर्स या क्रेशर्स, कोई घूमने वाला पार्ट है अंदर और आप चले गए, कोई चालू कर दिया, तो भी आपको दिक्कत में डाल देगा। तो ये हैजार्ड होते हैं, इन सभी को जीरो करना है, तभी अंदर जाना है। अब कोई पूछे कन्फाइंड स्पेस में अंदर कैसे जाएंगे, तो पहला सवाल, क्या वहां पे ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है? जवाब यस। क्या वहां किसी भी प्रकार का कॉम्बस्टेबल्स मटेरियल है? जवाब होगा नो। क्या वहां पे कोई टॉक्सिक मटेरियल्स है? जवाब होगा नो। क्या बिजली से संबंधित कोई भी उपकरण लगे हुए अंदर है? जवाब होगा नो। मैकेनिकल हैजार्ड्स, कोई घूमने वाला, क्रैश करने वाला कोई पार्ट है? जवाब होगा नो। तब जाएंगे अंदर। इसमें से पहला यदि नो हुआ तो नहीं जाएंगे, और चौथा में, बाकी चारों में कोई भी हुआ तो नहीं जाएंगे। मतलब स्थान सुरक्षित होगा अंदर जाने का, तभी आप अंदर प्रवेश करेंगे, अन्यथा अंदर जाने की अनुमति किसी भी हाल में नहीं दी जाएगी। ये आपको सुनिश्चित करने की जरूरत है, राइट। आगे मैं बार बार बोलता हूँ, आप म्यूट करके रखिए, रिकॉर्डेड क्लास है, लेकिन आप सुनते नहीं हो, बीच में मुझे बोलना ही पड़ता है, पता नहीं कहाँ बैठते हो, समझ में नहीं आता है। उसके बाद हम देखेंगे एक एक गैस के लेवल को, और इसको समझने का प्रयास करें। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ। कई छात्र टेंशन में आ जाते हैं कि सब कैसे याद होगा, नहीं याद करना है, अन्ना ही ट्राई करना है। पता है मिनिमम ऑक्सीजन लेवल 19.5 है, एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं। मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल जो है वो कितना है? 19.5। इतना यदि लेवल है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी के साथ कार्य कर सकते हो। लेकिन जैसे ही ये लेवल कम होगा, आपको जानकारी के लिए है, सिर्फ समझना है, याद करने की जरूरत नहीं है। 15 to 19, 15 से 19% ऑक्सीजन होगा, तो आपके अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा, राइट? ध्यान दीजिएगा, आपको एबिलिटी जो आपका काम करने का है ना, वो कम हो जाएगा।
आपको महसूस होना लगेगा। ये लिख रहा है यहाँ पे डिक्रीज्ड एबिलिटी टू वर्क, आपको असहज महसूस होगा कि कुछ दिक्कत हो रहा है, जैसे लग रहा है कि परेशानी हो रहा है, घुटन हो रहा है, थोड़ा बाहर आना चाहिए। अर्ली सिम्टम्स मतलब आपको असुविधा महसूस होने लगेगा, कंफर्ट महसूस नहीं करते हो। मैं आपको बहुत बढ़िया उदाहरण देता हूँ। आप किसी के घर में शादी वगैरह में जाते हो तो शादी वगैरह में क्या होता है, एक ही रूम में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अब एक रूम है, 20, 25, 30 लोग उसमें प्रवेश कर गए। अब 20, 25 लोग प्रवेश कर गए, पूरा रूम कंजेस्टेड हो गया, पसीना पूरा हो रहा है, एकदम गर्मी हो रहा है, पसीना पसीना लथपथ हो गया। मतलब कि एक रूम में लिमिट है ना कितना लोग रहेगा, अब पूरा भर गए। ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में चाहिए सबको, ऑक्सीजन का कंजप्शन ज्यादा हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा छूट रहा है, तो वैसे केस में क्या होगा, दम घुटेगा। तो आप बोलते हो मुझे बाहर आना है, मुझे थोड़ा हवा में आने दो, फटाफट बाहर आते हो, क्यों? दिस इज कॉल्ड अर्ली सिम्पटम। आपको महसूस हो जाता है कि अब मुझे दिक्कत होने वाली है, मुझे जल्दी बाहर चलने दो। अभी तक हालांकि अब ठीक हो। तो ये पहला हो गया। 15 से 19 यानी आपको कहीं असहज महसूस हो रहा है, सांस लेने से संबंधित घुटन या ऐसा कुछ, मतलब कि ऑक्सीजन की कमी हुई है, आप आउट हुई है। दूसरा, यदि ऑक्सीजन का परसेंटेज 12 से 14% हो गया, पुअर जजमेंट, ये सीधा रेस्पिरेशन से संबंधित मामला है। आप पहचान नहीं पाओगे किसी को, या आपको लगता है क्या कर रहा है पता नहीं चल रहा है, बेहोश हो जाता है आदमी, चक्कर आना लगता है, ऐसा होता है, राइट? तो जजमेंट ठीक से नहीं कर पाता है आदमी। 10 से 12% होगा। लिप्स ब्लू, होठ आपका ब्लू हो जाएगा, मतलब खतरनाक परिस्थिति की तरफ प्रवेश कर रहे हो। 8 से 10% मेंटल फेल्यूर, दिमाग काम नहीं करेगा, फेंटिंग, नौसिया, उल्टी होने जैसा मन, या उल्टी हो भी जाएगा, अनकॉन्शियसनेस, बेहोश भी हो सकते हो, ये सब हो सकता है। 6 से 8% ऑक्सीजन का लेवल हो गया, 8 मिनट में मर जाओगे। 6 मिनट में 50% चांसेस है फेटल होने का। 4 से 5 मिनट में पॉसिबिलिटी है कि रिकवरी हो जाएगा जल्दी से बाहर आए तो। और 4 से 6% ऑक्सीजन परसेंटेज यदि आपको मिला, कोमा इन 46। नौसिया का मतलब होता है, आप बोलते हो ना उल्टी होने जैसा मन हो रहा है, उल्टी हो नहीं रहा है, उल्टी होने जैसा मन हो रहा है, ये नौसिया है। आप सर्च करना गूगल में, उल्टी होने जैसा मन होना, दिमाग घूमना, फिर उल्टी होने जैसा मन। उल्टी होगा नहीं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना भूल रहा है, मतलब लग रहा है उल्टी होगा, थोड़ा हटो हटो उल्टी होने वाला है, ऐसा नौसिया, उल्टी होने जैसा मन होना। सर्च करो एक बार क्या आ रहा है, नौसिया, स्पेलिंग सर्च करो। किया नहीं किया? सर क्यों होता है ये भाई क्या हुआ? उल्टी होने जैसा मन? अब लो, वही होता है सर। ये पहला ही प्रश्न वही था, वही है, उल्टी होने जैसा। वही है। हाँ, यस, उसका उपाय होता है। उसको ऑक्सीजन क्या है रिड्यूस करना पड़ता है, उसका इक्विपमेंट आता है, हम आगे आपको दिखाएंगे कैसे उसको कम किया जाता है, कैसे मेंटेन आपको बताया जाएगा। यस, तो यहाँ पे देखिएगा ऑक्सीजन परसेंटेज 19.5 से 23.5 प्रश्न। ऐसा मत पूछिए जिसका कोई हाथ पैर नहीं हो, ठीक होना चाहिए। यस, तो यहाँ पे 4 से 6% ऑक्सीजन होगा। आप ये नौसिया क्लियर हुआ ना भैया? याद रखना, होने जैसा अनुभव होना, बराबर सूरज लिख दिया है, उल्टी होने का अनुभव मतलब उल्टी होने जैसा मन। 4 से 6% ऑक्सीजन होगा, विद इन 40 सेकंड में आप कोमा में चले जाओगे और डेथ हो सकता है। मतलब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसा वेट मत करना कि 6 से 8 होने दो और 8 से 10 होने दो। जैसे आपको लगे कि कम लग रहा है, अनुभव हुआ, तो आप तुरंत बाहर आइए, आप वहां रुकिए मत, इमीडिएट बाहर आइए। क्लियर है ना? गुड, आगे बढ़ते हैं। इसमें किसी को कोई सवाल है, बोलो जरा, कोई भी डाउट है मन में? बात समझ में आ रही है? जी सर।
एक को समझ में आ रही है, बाकी को नहीं आ रही है? जी सर। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा आपने कभी फील किया है कि मतलब दम घुट रहा है? नहीं सर, अभी ऐसा तो नहीं किया। हाँ सर किए हैं। यस मैं सर। 2-3 प्लेस बता रहा हूँ, वहां आपको फील हुआ होगा। जनरल ट्रेन में सर। हाँ, कभी बहुत ज्यादा भीड़ हो जाए ट्रेन में तो आपको मन करता है ना कि हमको तुरंत बाहर निकलना है, ऐसा मन Yes, करता sir. होगा। जी सर। यस सर। तो वो समझ लीजिए कि वो ऑक्सीजन थोड़ा बहुत, ये देखो आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो, मतलब ऑक्सीजन कम है। या सर शादी कभी ज्यादा हवा आता है मुंह पे तो जैसे तब भी दम घुटने जैसा। बहुत ज्यादा हवा से तो दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि लेकिन जी। ज्यादातर जैसे ट्रेन में एक उदाहरण दे दिया। दूसरा, शादी उदी का माहौल है और एक रूम में बहुत सारे लोग घुस गए, बहुत ज्यादा लोग, राइट, और बहुत ज्यादा लोग घुस गए तो आपको लगता है नहीं नहीं मुझे थोड़ा बाहर निकलना है, अभी मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ, थोड़ा फ्रेश हवा में आते हो, थोड़ा आपको अच्छा लगता है, ऐसा फील किए हो? यस सर। यस, राइट। तो ये क्या है जो आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है ना, और आप सोचते हो कि हम बाहर निकले, उसका मतलब ही यही है कि कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी हो रही है। या एक डेमो करना है, कर लो। आप सांस अपना रोको और 10 सेकंड में देखो क्या होता है, तुरंत आपको लगेगा कि जल्दी सांस लें और थोड़ा मतलब रिलैक्स महसूस करें। 10 सेकंड में ही लगेगा। आप 10 सेकंड सांस रोको, 10 सेकंड में ही आपको लगेगा कि कुछ गड़बड़ हो गया, महसूस करें हम। बात समझ में आ रही है ना भैया? तो इस चीज को समझना है। तो देखो ये अर्ली सिम्टम्स है, जैसे ऑक्सीजन कम है और आपको फील हो रहा है तुरंत आप बाहर निकलो, टाइम मत लो, टाइम लोगे तो लफड़ा हो जाएगा, फिर जान ले लेगा, वो बहुत खतरनाक चीज है। पानी में डूबने से इसीलिए लोगों की जान चली जाती है। 2 मिनट हवा नहीं मिलेगा, पानी बहुत ज्यादा पी लेगा, हवा जैसे आप 10 सेकंड सांस मत लो, रोक के देखो, तुरंत आपको बहुत तेज सांस लोगे। तो पानी में अंदर जब आदमी डूबता है तो 10-15 सेकंड सांस तो रोक लिया कैसे भी करके, उसके बाद बहुत तेज सांस लेना चाहता है तो वो क्या करेगा, पानी पी लेगा। वो क्या कर लेगा, पानी पी लेगा, बस उसका जान चला जाता है। समझ गए बात को ना? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है भाई? यस सर। यस सर। हाँ सर। अब यहाँ पे देखिए, यदि अब हमने इसके पहले आपको ऑक्सीजन के बारे में बताया था, अब जहरीला गैस क्या करता है वो देख लो पहले। चलो, हाइड्रोजन सल्फाइड, देखो ऑक्सीजन हो गया, अब हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड एक वर्ड आया है पीपीएम। पीपीएम का मतलब क्या होता है? पीपीएम, वेरी गुड, पार्ट पर मिलियन। इसका मतलब क्या हो गया, पार्ट पर मिलियन मतलब? वेरी गुड, मतलब 1 मिलियन में कितना, 10 लाख होता है ना? जी सर। 1 मिलियन में 10 लाख, और 10 लाख में मात्र 10। सोचो कितना कम हुआ है। क्या बात है अभी? परसेंटेज में इसको लेंगे तो 0.00001% ऐसा लिखना पड़ेगा। जी। अब मान लीजिए यहाँ से सूरज की जो नापनी है, कैसे मापेंगे? बाहर करना पड़ेगा। कौन ठाकुर बहुत परेशान कर रहे हैं सुबह से क्लास में। तो कहने का मतलब है सूरज की दूरी कैसे मापेंगे, सेंटीमीटर में? प्रकाश वर्ष में। इसमें यस, प्रकाश वर्ष में मापना होगा। मतलब जैसा हमको मेजरमेंट लेना होगा वैसा मापना पड़ेगा ना। देखो मेरा बोलने का मतलब है कि जो मापते हैं किसी चीज को, तो हम कैसे मापते हैं, कैसा क्वांटिटी है उस हिसाब से ना मापते हैं। क्या बोल रहे हो? यस जैसा क्वांटिटी होगा उसी हिसाब से ना मापेंगे भैया। जी। यस सर।
यस। तो जैसे मान लो हमको छपरा से एकमा की दूरी मापना है, कैसे मापेंगे? किलोमीटर। और उसको हम मीटर में बताएं तो कि 35,000 मीटर है, कैसा लग रहा है? सही नहीं लग रहा है। यूनिट वाला की ठीक है। यदि हम बोलते हैं 30,000 मीटर है या 30 किलोमीटर, दोनों बात एक ही है ना? यस सर। जी सर। बात अच्छी है सर, लेकिन वो अच्छा नहीं ठीक लगा। नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा। अब सूरज की दूरी किलोमीटर में मापोगे तो हो गया, प्रकाश वर्ष में मापते हैं लंबी दूरी के लिए। तो उसी तरह से पीपीएम को, पीपीएम बहुत कम क्वांटिटी है, तो पीपीएम में परसेंटेज में ऑक्सीजन था क्योंकि 100 में था, ये 10 लाख में है तो पीपीएम में, समझ गए ना? यस सर। चलो कैसा मेजरमेंट लेना है? अब रूम की लंबाई मापना है तो फीट में मापते हैं ज्यादातर हम लोग, या मीटर में भी माप सकते हो, आपको लेना है। तो यहाँ पे क्या है, परसेंटेज नहीं ले सकते, पीपीएम लेना पड़ेगा क्योंकि एकदम बारीक मामला है ना, तो पीपीएम लेना पड़ेगा। तो पीपीएम याद रखना, केमिस्ट्री का वर्ड है पार्ट पर मिलियन, मतलब 10 लाख में कितने हैं, तो 10 लाख में 10। परमिसेबल लिमिट हाइड्रोजन सल्फाइड का प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में, इंटरव्यू में, 10 पीपीएम तक होगा तब ठीक है, या 10 पीपीएम से बढ़ेगा तो मुश्किल है। क्या मुश्किल है? 10 से ज्यादा बढ़ेगा तो कहता है कि 10 पीपीएम तक है तो आप 8 घंटे तक काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। यही 50 से 100 पीपीएम होगा तो 1 घंटा से ज्यादा काम नहीं कर सकते उस एरिया में। 200 से 300 होगा तो सिग्निफिकेंट इरिटेशन और 1 घंटा में मुश्किल कर देगा वो। 500 से 700 होगा तो अनकॉन्शियसनेस या डेथ, और 1000 से ज्यादा हुआ तो विद इन मिनट में आपका जान ले लेगा। यानी कुल मिला जुला के ये तो हम समझने के लिए आपको लिखे हैं जो रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप यूज समझ के ले लो कि कन्फाइंड स्पेस जब हम जाएंगे तो हाइड्रोजन सल्फाइड 10 पीपीएम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किसी को कोई डाउट? बस याद रखिएगा। तो पहला सवाल बन गया, ऑक्सीजन कितना? 19.5 से लेकर 23.5। गुड। 19.5 से 23.5। दूसरा सवाल बन गया, हाइड्रोजन सल्फाइड कितना? 10 ppm। 10 ppm। और ये लगाना पड़ेगा ना, मैक्सिमम 10 ppm। मैक्सिमम 10 ppm, उससे कम ही हो तो ज्यादा बेटर है। वो लिमिट दे दिया कि 10 ppm हम काम चला लेंगे, ठीक है। अगला कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या रिक्वायरमेंट है समझिएगा ध्यान से। इसमें दिया हुआ है परमिसेबल एक्सपोजर लिमिट। अभी देखो पीएल आ गया, अलग अलग नाम है, थोड़ा कुछ फुल फॉर्म आपको लिखना पड़ेगा, होमवर्क में लिख लो, उसका लिख के लाना फुल फॉर्म, कल समझाएंगे। लिखो पहले पीपीएम, फटाफट लिख लो पीपीएम, उसके बाद कोमा एलईएल, एलईएल, पीपीएम कोमा एलईएल कोमा पीईएल, ये सब कैपिटल लेटर में, पी कोमा पीपीएम, एलईएल, पीईएल, यूईएल। हो गया? ये सबका फुल फॉर्म का लिख कर आगे बढ़ते हैं। कुछ डाउट होगा बताएंगे, बहुत आसान सवाल है। जैसे आपका मान लीजिए पीएल मतलब परमिसेबल एक्सपोजर लिमिट, एलईएल मतलब लोअर एक्सपोजर लिमिट, यूएल मतलब अपर एक्सपोजर लिमिट, ये सब टूट के लिख के लाना, समझने का प्रयास करना। ये सब पढ़े हो 10वीं में, 10वीं 12वीं में आपको सब पढ़ाया गया होगा। पूर्व ज्ञान को ताजा करना है। देखिएगा आता है यहाँ पे भी कि कार्बन मोनोऑक्साइड का मात्रा जो है, कोई पूछता है कि कितना एक्सेप्टेबल है, तो देखिए 2 जगह मिलता है अलग अलग। कहीं बोलता है लोग कि 50 ppm, सॉरी पी 50 है, कहीं 35 है, तो हम कम वाला ही लेंगे, 35 लेंगे, या 50 या 35 दोनों बोलोगे सही जवाब है। तो उससे ज्यादा होगा तो लफड़ा हो जाएगा। तो
50 या 35 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 35 ही बोलो, ठीक है, याद रखना। 3 सवाल हो गया। ऑक्सीजन 19.5 से 23.5, हाइड्रोजन सल्फाइड 10 ppm और कार्बन मोनोऑक्साइड 35 ppm, राइट, याद रखना। ये 3 प्रश्न बन गए आपके। अब आगे, और इसमें देखिए 2000 से 2500 होगा तो ऑन कॉन्शियसनेस बेहोश कर देगा आपको, जान भी ले सकता है आगे जाएगा। तो ये लिमिट जैसे जैसे बढ़ेगा ना वैसे वैसे रिस्क आपका बढ़ता चला जाता है और प्रॉब्लम होता है। इस चीज को आपको ध्यान देके रखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब समझिएगा बात को, यहाँ पे बात ऐसा है ना, एंट्री बोल रहा है, आपको दिख रहा है कि कोई व्यक्ति अंदर गया है, हेलमेट ऊपर आ गया, ये सामने आपके फोटोग्राफ्स है। द एक बाई वर्ड को बहुत बढ़िया से नोट कीजिएगा, क्योंकि आप जब प्लांट में जाएंगे ना तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको अलग अलग टाइप के बात बताएंगे। जैसे कोई कहेगा कि देखो कन्फाइंड स्पेस में जाना नहीं है, थोड़ा सा इसमें काम है, हल्का सा करके आ जाना है, कोई परमिट की जरूरत नहीं है, ऐसा लोग समझा देगा। तो वो सब बात नहीं समझना है, क्या कहता है समझिएगा। कोई बोला ना ना हल्का बाहर से ही होने वाला है, नहीं। द एक्ट बाय विच ए पर्सन, ध्यान दीजिएगा, intentionally passes through an opening into a permit required confined space any part of the body। क्या दीजिएगा, पहले तो पहला बात हो गया कि कोई भी व्यक्ति अंदर प्रवेश करेगा तो confined space हो गया, इसमें तो कोई लेकिन परंतु है ही नहीं। दूसरा इंपॉर्टेंट है, any part of the body passing through the opening is considered entry। यदि आपका शरीर का कोई भी हिस्सा confined space में अंदर जा रहा है तो उसको हम लोग को कन्फाइंड स्पेस में ही कंसीडर करना पड़ेगा, सीधा बात, उसको कन्फाइंड स्पेस में ही कंसीडर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग बैक में पढ़े हैं पीछे कि अंदर कन्फाइंड स्पेस में मिक्सर और क्रैशर जैसे हैजार्ड है। अब इसमें हाथ जाएगा तो क्रैश कर ही देगा ना, तो इसलिए उसको भी हम लोग कंसीडर करना पड़ेगा कन्फाइंड स्पेस में। तो बोला जाता है कि चाहे आप कन्फाइंड स्पेस में पूर्ण रूप से प्रवेश करो या आधा करो, अंदर यदि प्रवेश किए तो उसे हम लोग को कन्फाइंड स्पेस में कंसीडर करना पड़ेगा, कोई उसमें गुंजाइश वाली बात नहीं, राइट। कन्फाइंड स्पेस में उसे हमको कंसीडर करना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रही है भैया? आगे कहता है, अब देखिए यहाँ पे IDLH, इमीडिएटली डेंजरस टू लाइफ और डेथ, ध्यान दीजिएगा। एनी कंडीशन, देखिएगा IDLH सेंटेंस याद रखिएगा, हम पूछे जाएंगे अक्सर। इमीडिएटली डेंजरस टू लाइफ और डेथ मतलब किसी भी कार्य में कोई ऐसी एक्टिविटी है जो जुड़ा हुआ है किससे, सीधे उसका इम्पैक्ट आपके लाइफ और हेल्थ पे पड़ता है। जैसे कन्फाइंड स्पेस क्या है, अंदर आप प्रवेश किए और इसमें कुछ भी ऊंच नीच होगा तो आपको हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा या आपका जान ले देगा, ऐसा कर देगा। तो ऐसे केस को हम लोग किसमें कंसीडर करेंगे, IDLH, immediately dangerous to life or health, राइट। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में फिर आगे इसको कंटिन्यू। अभी तक जितना बताया है इसमें कोई किसी को डाउट है? नो सर। कुछ समझ में आ रहा है? नो सर। यस सर। कोई भी प्रश्न है आप बोलिए। सर ये सब गैस नापने का मतलब कुछ होता है क्या, मतलब ऑक्सीजन चेक करने मल्टी का? गैस डिटेक्टर से हम लोग जो है गैस को आसानी से लेवल भी बता देता है क्या कितना है। हाँ बिल्कुल, वो गैस का पहचान भी बता रहा हूँ। जैसे मल्टी गैस डिटेक्टर है ना, रुको पहले अटेंडेंस भेज दिया चैट बॉक्स में, सभी लोग मैडम से पूछ लेना, मैम जब 4 बजे आऊंगा तो कौन है भाई, व्हाइट वाला या रेड वाला, ठीक है। आर्यन
यस सर। ये कैसा रहता है मल्टी गैस डिटेक्टर कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन डिटेक्टर भी रखते हैं, राइट। तो ऑक्सीजन डिटेक्टर से सिर्फ ऑक्सीजन का पता चलेगा और मल्टी गैस डिटेक्टर से 4 गैस का पता चलेगा। जैसे कौन कौन सा ज्यादातर ऑक्सीजन बता देता है, वो CO कार्बन डाइऑक्साइड बता देता है, LEL बता देता है और UEL बता देता है। इतना गैस जो है पता चल जाता है और कुछ कुछ मेथेन भी बता देता है। तो अलग अलग इक्विपमेंट आते हैं, उससे आप आसानी के साथ ट्रैक कर सकते हैं। समझ गए बात को ना? और यस उसमें सर। कुछ करना नहीं है, मशीन को ऑन करो और मशीन को वहां रखो, अपने आप डिटेक्ट कर लेगा। कैसा रहता है, रुको एक मैं आपको फोटो भेजता हूँ। ये हालांकि दूसरा मीटर है, लेकिन आपको मैं भेज, ये कल हम लोग ये एक्चुअली PM10 वगैरह मापने का मीटर है। ये देखो ऐसा बता देता है, जैसे दूसरा मीटर है, देखो ये देख रहे हो ना मशीन, व्हाट्सएप गया, राइट, जी सर। देख रहे हो? तो ये हालांकि जी, मल्टी just- गैस डिटेक्टर नहीं है, ये एयर क्वालिटी डिवाइस है, देख रहे हो ना? तो इसमें PM2.5 जो है 66 है, PM1 जो है 42 है, PM10 75 है। कार्बन मोनोऑक्साइड देखो CO0 दिखा रहा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो है 402 ppm है। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? यस सर। तो इस तरह से आप जो है, ये मल्टी गैस डिटेक्टर नहीं है, तो आप खरीद लोगे, क्या आपको चाहिए वो इक्विपमेंट से आप जो है चेक कर सकते हैं। क्लियर है ना? जी। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, लेवल को चेक कर लेते हैं। और कोई डाउट? सर बोलिए। हम लोग सर टेस्ट का रिजल्ट सब नहीं दिए हैं अभी। वो थोड़ा सीट काम नहीं कर रहा है, मैं करके दूंगा, वो थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है उसमें। जी सर। और कोई सवाल किसी का? कोई भी सवाल किसी का? ओके, कोई भी सवाल नहीं है, राइट। चल, तो अटेंडेंस हम एक बार आपको भेज देते हैं, कितने लोग उपस्थित रहे। और कन्फाइंड स्पेस का नोट्स उम्मीद है सबके पास है। 42 लोग आज उपस्थित रहे क्लास में। हालांकि कई लोग अटेंडेंस मुझे लगता है नहीं बना पाते हैं, कि क्या दिक्कत है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अटेंडेंस डेली बनाना है, अटेंडेंस ट्रैक होता है। ओके, और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हमने जितना था आपको बता दिया है। कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। है कोई सवाल भैया? नहीं, नोट्स आपके सामने खुला है? जी सर। तो नोट्स में देख लो, नोट्स जो है वो कल से पढ़ के आना है। और ये चैप्टर हम लोग कल, मतलब जो अगला क्लास होगा, ये चैप्टर जो है हम लोग कब खत्म कर लेंगे बता देता हूँ। इसको पढ़ाने में मुझे लगेगा 2 दिन लगेगा पढ़ाने में। 2 दिन में इसे हम पढ़ा देंगे, ठीक है? 2 क्लास में, मंडे ट्यूसडे में ये हो जाएगा। अटेंडेंस का लिंक भेजिए सर। ऑलरेडी भेज दिया अटेंडेंस का लिंक भाई, चैट बॉक्स में। अटेंडेंस का लिंक तो चैट बॉक्स में भेजा है। तो और अटेंडेंस जिसको देना है दे भी दिया है। और ये सब सीखिए, गूगल फॉर्म वगैरह भरना आपको सीखना होगा। रुकिए मैं दोबारा लिंक भेज देता हूँ, ये रहा। ये गूगल फॉर्म वगैरह भरना भी आपको सीखना होगा, कई बार मैं सिखा चुका हूँ। ओके चलो, थैंक यू आज के लिए, फिर इतना ही, फिर मिलेंगे कल। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओके।
बाजार जाए तो किन के लिए आए